हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस नए लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग डीपीएसपी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डीपीएसपी है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से 51 तक में बताया गया है। तो ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसका मेन एम क्या है? डीपीएसपी का मेन एम क्या है? तो सोशल वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना इसका मेन एम है। ये मिक्सचर है गांधीयन प्रिंसिपल, वेस्टर्न लिबरल्स और सोशलिज्म का, और इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग कुछ आर्टिकल्स के थ्रू डीपीएसपी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 36 में क्या दिया हुआ है? डिफिनीशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 39A में क्या दिया हुआ है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क प्लेस और मेटर्निटी रिलीफ के बारे में आर्टिकल 42 में दिया हुआ है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 45 में 6 साल से कम बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 48 में क्या दिया हुआ है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 49 में जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट है, प्लेसेस है या फिर ऑब्जेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में आर्टिकल 49 में बताया गया है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा, उसके बारे में आर्टिकल 51 में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं अपना नया टॉपिक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, लेकिन इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। और ये किस आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 51A में। ये इंस्पायर्ड है यूएसएसआर फॉर्मर यूएसएसआर, जिसको अभी रसिया बोला जाता है। तो रसिया से इंस्पायर है और ये बेस्ड है जापान मॉडल पे। ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया गया था। शुरू में जब इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, तब इसमें 10 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटी असाइन कर दिया गया पेरेंट्स को, कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें पेरेंट्स जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो चिल्ड्रन 6 to 14 एज ग्रुप के हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंसेप्चुअल नेचर होता है, इसीलिए इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। डीपीएसपी को भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पार्ट 4 चैप्टर 1 यूनियन एंड स्टेट्स, और इसके बारे में आर्टिकल 52 to 78 में बताया गया है। अब इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में बताया हुआ है। ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। और आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जितने भी पावर होंगे, एग्जीक्यूटिव पावर जितने भी होंगे, सभी प्रेसिडेंट के पास ही होंगे। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बोला जाता है, क्योंकि इनके पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता किसके पास है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्राइम प्रेसिडेंट सारा काम करते हैं। उसके बाद रियल एग्जीक्यूटिव हेड किसको बोला जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्रेसिडेंट अपने पावर का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो उन सभी को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पूछी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट उसका आंसर हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी अदर मिनिस्टर हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद गवर्नर, जितने भी स्टेट के गवर्नर है वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करने हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनएचआरसी हेड, हेड ऑफ वुमेन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर, सभी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद फाइनेंस कमिश्नर। प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो कौन दिलवाते हैं? तो सीजेआई दिलवाते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है। प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो
और राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, यहाँ सभी इलेक्टेड मेंबर ही होंगे, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसमें स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है वो आर्टिकल 58 में बताया हुआ है। अब फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो है वो है 35 ईयर्स एज, कम मिनिमम 35 ईयर्स एज होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। और उसका सेकंड कंडीशन है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड कंडीशन है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट को नहीं होल्ड करने चाहिए। उसके बाद फोर्थ क्वालिफिकेशन जो है वो मेंबर ऑफ वो क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए। फिफ्थ क्वालिफिकेशन क्या है, उनका माइंड अनस्टेबल नहीं होना चाहिए और वो दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। अब हम लोग कुछ और पावर्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट का। फर्स्ट है एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर के बारे में आर्टिकल 143(1) में बताया गया है। एडवाइजरी पावर में क्या होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस ना ही कोर्ट बाउंडेड है देने के लिए और ना ही प्रेसिडेंट बाउंडेड है अगर सुप्रीम कोर्ट देता भी है तो उस एडवाइस को फॉलो करने के लिए। उसके बाद आता है सेकंड पावर, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसको आर्टिकल 72 में बताया गया है। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होते हैं जिससे वो किसी को भी, अगर वो एक्यूज्ड सिद्ध हो चुका है और उसको सज़ा मिल चुकी है तो उसके सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसी को पार्डन पावर बोला जाता है। ये आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया है। और वैसे ही आर्टिकल 161 में गवर्नर को पार्डन पावर दी गई है, लेकिन ये मिलिट्री मैटर्स में गवर्नर कुछ नहीं कर सकते हैं। और वहीं प्रेसिडेंट मिलिट्री मैटर्स में भी पार्डन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 सब क्लॉज 1 में बताया गया है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का और तब भी एक इमीडिएट लॉ की आवश्यकता आती है तो उस समय प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं जो कि लॉ के ही बराबर होता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ये टेम्पररी लॉ होता है, सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। और इसको जब भी सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके विदिन 6 वीक पास करना पड़ता है, नहीं तो ये लॉ वैनिश हो जाती है। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का वीटो पावर हम लोग देखते हैं। ऐसा कोई भी वीटो पावर, रियल वीटो पावर दिया नहीं गया है प्रेसिडेंट को, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के केस में, ऑर्डिनरी बिल जो कि आर्टिकल 108 में बताया गया है, तो इसके केस में अगर प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है तो प्रेसिडेंट को कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है कि इस पर इनको साइन करना है इतने दिनों के अंदर, तो वो अगर इसको होल्ड कर लेते हैं तो ये एक तरह से वो अपने उस बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल रुक जाएगा वहीं पे। और इसी को अगर कोई बिल को रोक दे रहे हैं प्रेसिडेंट, ऑर्डिनरी बिल को, तो इसी को नाम दिया गया है पॉकेट वीटो के नाम से, क्योंकि प्रेसिडेंट इस बिल को अपने पॉकेट में रख ले रहे हैं और पॉकेट प्रेसिडेंट का इतना बड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा है, और ये जो पॉकेट वीटो है ये सिर्फ एक ही बार यूज किया गया है ज्ञानी जैद सिंह के द्वारा, और ये था पोस्ट ऑफिस बिल पे। अब हम लोग इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। इमरजेंसी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और वाइमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से लिया गया है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है टोटल। फर्स्ट होता है आर्टिकल 352 में मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर, या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन है, उसको हम लोग देखते हैं। इसके तहत 2 प्रोविज़न हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के। फर्स्ट है थ्रेट ऑफ वार और दूसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस। थ्रेट ऑफ वार के कारण इसमें 2 बार इमरजेंसी लगाया जा चुका है, 1962 में और 1971 में। इंटरनल डिस्टर्बेंस पे 1975 पे प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा ये नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के रिकमेंडेशन पे, लेकिन ये रिटन नहीं था। इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978
ये जो नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस है इसमें कुछ चेंज किए गए हैं और टू न्यू प्रोविज़न ऐड किए गए हैं। अब कब कब इमरजेंसी लगाया जा सकता है, तो इन स्टेट ऑफ वार और इन केस ऑफ आर्म्ड रिवेलियन। आर्म्ड रिवेलियन में क्या होगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द अगर प्राइम मिनिस्टर रिटर्न रिकमेंडेशन देते हैं तो फिर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी उसमें रिकमेंडेशन होता है, तभी इमरजेंसी लगाया जा सकता है आर्म्ड रिवेलियन के केस में। स्टेट ऑफ वार, स्टेट ऑफ वार आर्टिकल 19 में स्टेट ऑफ वार के तहत जब इमरजेंसी लगेगी, यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ वार के तहत जब इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जब आर्म्ड रिवेलियन के तहत इमरजेंसी लगेगी तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, और लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के केस में लोकसभा का टर्म जो है सो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर, फर्स्ट हमारा था नेशनल इमरजेंसी, सेकंड हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर जिसको प्रेसिडेंट रूल्स भी बोला जाता है, और ये आर्टिकल 356 में है। अगर किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर होता है तो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और ये जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो जो भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा उस पर भी लॉ कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी। प्रेसिडेंट रूल एक बार सिर्फ 6 मंथ के लिए ही डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए मैक्सिमम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। और प्रेसिडेंट को कब हटाया जा सकता है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हों। ये प्रोसेस सिर्फ किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन इसके इनिशिएशन के लिए एटलीस्ट 25% मेंबर एग्री होने चाहिए इसको इनिशिएट करने के लिए, और इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3 जितने भी लोकसभा में हाउस है, या अगर टोटल 300 मेंबर्स हैं किसी हाउस में तो 2/3, उसका 2/3 कितना हो गया, 200। पहले तो ये होना चाहिए, और उसके बाद टोटल हाउस का अगर स्टैंड 300 का है तो उसमें टोटल मेंबर्स कितने हो गए, अगर उसका 50% लिया जाए तो 150, तो 200 जो होगा, ये जो 2/3 होगा वो 200 से 50% टोटल स्टैंड से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 300 का 50% कितना आएगा, 150, लेकिन उसका 2/3 कितना आ रहा है, 200, तो 200 ज़्यादा है, तो ये तभी जाके को पास किया जा सकता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को। लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, और वो भी रिटन में। और ये जो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 63 के तहत बताया गया है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि अगर जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन के पोस्ट पे बैठ जाएगा। और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे जब अगर प्रेसिडेंट नहीं है या फिर उनका तबीयत खराब है, किसी भी रीजन से वो अगर एब्सेंट है तो उस टाइम पे एक्ट कौन करेगा एज अ प्रेसिडेंट, तो ये उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। इनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और इनको इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही। लेकिन इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, तो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इलेक्टेड नॉमिनेटेड सभी होते हैं, और इसमें स्टेट कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता है इनको, क्योंकि ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं। इनको ओथ कौन दिलवाता है, तो इनको ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इनको वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाया भी जा सकता है बिना इनके टर्म को ख़त्म हुए भी, और
इसके इसके तहत जो प्रोसेस है उसको किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 67 में रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो हम लोगों ने स्पेशल राज्यसभा के स्पेशल पावर में भी देखा था कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन दोनों हाउस को इसको पास करना जरूरी होता है। और ये जो रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट होगा उसमें वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है। और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है दोनों हाउस में।